लालची प्याज आलू पराठे बनाने वाली राधा के पति हलवाई थे, जो कि लोगों की शादी और समारोह में खाना बनाने का काम किया करते थे। राधा उनकी इकलौती संतान थी, इसलिए वो जब भी किसी शादी समारोह में जाते तो हमेशा उसे भी अपने साथ लेकर जाया करते। बाबा, आप जहाँ भी किसी शादी समारोह में जाते हो तो हमेशा मुझे अपने साथ लेकर जाते हो, ऐसा क्यों? क्योंकि मेरी बच्ची, मैं चाहता हूँ कि जिस तरह मेरे हाथों में स्वाद है उस तरह तेरे हाथों में भी स्वाद आए और तू भी मेरी तरह खाना बनाना सीखे। ठीक है बाबा, देखना मैं आपके काम को बहुत अच्छे से संभाल लूंगी। मैं बस बड़ी होकर अपना खुद का काम संभालना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं अपना खुद का कुछ शुरू करूँ। राधा ये कहती है और उसके बाबा को एक आस मिलती है कि जब वो काम छोड़ना चाहेगा तो वो इस काम की जिम्मेदारी अपनी बेटी राधा को दे सकता है, और वो बहुत प्रसन्न हो जाता है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं, फिर महीनों और फिर सालों बीतते हैं। अब राधा बड़ी हो चुकी थी और उसने भी अच्छा खाना बनाने का पूरा काम सीख लिया था, और सबसे अच्छा अगर वो कुछ बनाती थी तो वो थे आलू के पराठे। एक दिन एक औरत उसके हाथ के आलू प्याज के पराठे की तारीफ करते हुए कहती है, अरे वाह वाह वाह, क्या आलू के पराठे बनाए हैं, और इन प्याज के पराठों का तो जवाब ही नहीं। मन कर रहा है कि खाते ही जाऊं। तू मेरे यहाँ नौकरी क्यों नहीं कर लेती? रोज आकर मेरे घर खाना बना कर देना, मैं तुझे लगी बंधी तनख्वाह दे दूंगी। अरे नहीं नहीं काकी, मुझे ना खुद का काम शुरू करना है, इसीलिए मैं किसी के यहाँ नौकरी नहीं करना चाहती। चलती हूँ, देर हो रही है। राधा ये कहकर अपने घर चली जाती है और अपने बाबा को ये बताती है कि अब वो खुद का अपना काम शुरू करना चाहती है। जिसके बाद उसके बाबा कहते हैं, राधा मेरी बच्ची, आजकल शादी पार्टी का काम तो बहुत कम ही मिलता है, तो ऐसे में वो काम तू करेगी तो मुझे नहीं लगता कि इतना चल पाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तू अपने बाप का कारोबार ना संभाल कर कुछ और शुरू कर। पर क्या करूँ बाबा, आप ये भी तो बताइए। आप तो जानते हैं कि मुझे सबसे अच्छे आलू और प्याज के पराठे बनाने आते हैं। अगर मैं उसी की दुकान डाल दूं तो ये कैसा आइडिया है बाबा? राधा मेरी बच्ची, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तुझे यही करना चाहिए। राधा के बाबा को उसकी तरकीब अच्छी लगती है, जिसके बाद उसके बाबा अपनी जमा पूंजी में से कुछ पैसे राधा को दुकान में डालने के लिए दे देते हैं, और राधा अपने आलू प्याज के पराठों की दुकान को शुरू कर देती है। उसके हाथों में उसके बाबा का हुनर था, इसलिए वो दुकान बहुत अच्छे से चला रही थी। जो भी उसकी दुकान के पराठे एक बार खाता तो बार बार आता। एक दिन राधा अपने आप से कहती है, वाह राधा रानी, तेरी एक छोटी सी दुकान तो बहुत अच्छे से चल रही है, लेकिन तुझे कुछ ना कुछ जुगाड़ करके इस दुकान को बड़ा करना होगा। राधा ये कहती है और फिर धीरे धीरे पराठे में झोल करने लगती है। कभी वो तेल घटिया इस्तेमाल करती है तो कभी देर रात को मार्केट जाकर सस्ते आलू और प्याज उठा लाती है, जो कि आधे सड़े गले हुआ करते हैं। एक दिन जब वो आलू प्याज को घर पर काट रही थी तो उसके बाबा उसे ये करता देखकर कहते हैं, अरे मेरी बच्ची, तू क्या कर रही है? तू जानती भी है क्या, ये आलू और प्याज खराब हो चुके हैं और तू इन्हें ग्राहकों को खिलाएगी तो उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। पर बाबा, आप ही बताइए ना कि महंगाई इतनी बढ़ गई है। अगर ऐसे में मैं अच्छे आलू प्याज का इस्तेमाल करूंगी तो मुझे बचेगा क्या? और इस समय मुझे ग्राहकों की सेहत से कोई मतलब नहीं है, मुझे बस पैसों से मतलब है। हे भगवान, ये तू क्या कर रहा है? मैंने ईमानदारी से आज तक सब लोगों को अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाया, और मेरी बच्ची ये किस राह पर जा रही है? बाबा, अगर आपको ज्ञान देना है तो किसी और को दीजिए, क्योंकि मुझे आपके ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है। राधा ये कहती है और उसके बाद वापस अपने काम में लग जाती है। उसके बाबा को बहुत बुरा लगता है कि राधा उनकी बात को समझ नहीं पा रही है। एक दिन वही काकी जिसने राधा के पराठे की तारीफ की थी, वो राधा की दुकान पर आती है और कहती है,
राधा, मुझे भी 2 आलू और प्याज के पराठे लगा दे। आज बहुत मन कर रहा है तेरे हाथ के आलू प्याज के पराठे खाने का। तू भी कितनी किस्मत वाली है। तूने कहा था ना खुद का काम शुरू करेगी, और देख तूने वो कर दिखाया। बस बस, घी मक्खन मत लगाइए, पैसे तो आपको भी देने पड़ेंगे। आप रुकिए, मैं पराठे लेकर आती हूँ। राधा पराठे लेकर आती है और उसके बाद काकी जैसे ही पराठे खाती है तो उसका स्वाद बहुत ही खराब था। फिर काकी उससे कहती है, राधा बेटी, ये क्या बनाया है तूने? तू तो कितने बढ़िया पराठे बनाया करती थी, लेकिन ये तो खाने लायक है ही नहीं। अरे, इसे तो कोई जानवर भी ना खाए। काकी, आपने पराठे तो मांग ही लिए थे ना, अब आपको इन्हें खाना पड़ेगा, और अगर नहीं खाना है तो फेंक दीजिए। लेकिन मैं पैसे वसूल करके ही मानूंगी, भले ही उसके लिए मुझे अपनी दुकान में आपसे बर्तन ही क्यों ना धुलवाने पड़े। काकी को राधा की बात सुनकर बहुत अजीब लगता है। उसे समझ नहीं आता कि राधा के अंदर इतना घमंड कैसे आ गया है। अब काकी को पैसे तो चुकाने ही थे, इसलिए वो किसी तरह अन्न का अपमान न करते हुए राधा के गंदे पराठे खा लेती है। इसके बाद वो पैसे देकर अपने घर वापस आ जाती है। घर आकर उसे बहुत ज्यादा खांसी होती है, क्योंकि राधा ने गंदे तेल का इस्तेमाल किया था। राधा भी अपनी दुकान बंद करके जब रात के समय घर आती है तो उसके बाबा कहते हैं, मेरी बच्ची तू आ गई? तूने सुना कि क्या हुआ? अरे बाबा, ऐसा भी क्या हो गया जो आप इतना ज्यादा हैरान और परेशान लग रहे हैं? कोई मर गया है क्या? हाँ, वो काकी मर गई है जिन्होंने तुझे अपने घर नौकरी देने की बात की थी। सुना है वो बाहर से कुछ खा कर आई और उन्हें बहुत ज्यादा खांसी हुई। उनकी तबीयत वैसे भी खराब रहती थी और अब वो भगवान को प्यारी हो गई। हे भगवान, कहीं वो मेरे हाथों के पराठे खाकर तो नहीं मरी? खैर, मुझे क्या, वैसे भी बुढ़िया की उम्र तो हो ही गई थी। राधा ये कहती है और उसे काकी की मौत का कोई भी दुख नहीं होता। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और अब राधा की घटती पराठे की क्वालिटी की वजह से उसकी दुकान पर कोई नहीं आया करता और राधा पूरा दिन अपने दुकान पर बैठकर मक्खी मारा करती। लेकिन राधा ने जिद पकड़ ली थी कि वो अपनी दुकान बंद नहीं करेगी और एक दिन उस दुकान का मालिक दुकान पर आता है। राधा, तूने 2 महीने से इस दुकान का किराया नहीं दिया है। अगर तुझसे दुकान नहीं संभाली जाती है तो खाली कर दे, मैं किसी और को दे दूंगा। मालिक, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? एक तो मुझ जैसी गरीब ने इतनी मेहनत करके दुकान को खोला है और आप इसे बंद करने की बात कर रहे हैं। राधा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तू दुकान को खोल या बंद कर, लेकिन मुझे मेरा किराया वक्त पर मिल जाना चाहिए। अगर 1 हफ्ते के अंदर तूने मेरा किराया मुझे नहीं दिया तो मैं तेरा सामान निकाल कर बाहर फेंक दूंगा। मालिक ये कहकर वहाँ से चला जाता है। राधा रोती रह जाती है, क्योंकि अपनी खुद की दुकान खोलना ही उसका सपना था। वो नहीं चाहती थी कि ये दुकान उसके हाथ से जाए। वो घर जाकर बहुत रोती है। फिर उसके बाबा उससे कहते हैं, क्या हो गया मेरी बच्ची? तू इतना रो क्यों रही है? सब ठीक तो है ना? बाबा, मुझे मेरे कर्मों की सजा मिल रही है। आप जानते हैं कि मैं बहुत गंदे आलू और प्याज के पराठे बनाने लगी थी ताकि मैं ज्यादा बचत कर सकूं। लेकिन ग्राहकों ने मेरी दुकान पर आना ही बंद कर दिया और मैंने इतने घटिया सामान का इस्तेमाल किया कि बेचारी काकी की तबीयत बिगड़ गई और शायद उनकी मौत मेरी वजह से ही हुई है। मैं हार गई बाबा। मेरी बच्ची, ये तेरी हार नहीं, मेरी है, क्योंकि मुझे तुझे अच्छे संस्कार देने थे, लेकिन फिर भी न जाने कैसे तू लालच की तरफ खिंच गई। राधा रोने लगी और बाबा उसे चुप कराते हुए कहते हैं, मेरी बच्ची, मैं भी नहीं जानता था कि काकी की मृत्यु की असल वजह क्या थी, लेकिन मैं तेरी दुकान बंद होने का कारण तो जानता ही हूँ। पर अभी भी समय है, हम इस दुकान को बचा सकते हैं अगर हम फिर से अच्छा खाना बेचें और उसका अच्छे से प्रचार करें, तो तेरे आलू प्याज के पराठे की दुकान फिर से चल निकलेगी। बाबा, मेरी दुकान को बचा लीजिए। मैं वादा करती हूँ
कि आज के बाद दोबारा कभी लालच नहीं करूंगी, ग्राहक को भगवान का रूप मानूंगी और उनका आदर सत्कार भी करूंगी। बाबा को राधा की बातों पर यकीन आ जाता है, जिसके बाद राधा के बाबा भी उसकी दुकान पर जाने लगते हैं। और वैसे ही राधा के बाबा की इज्जत पूरे गली मोहल्ले में बहुत ज्यादा थी। सब जानते थे कि राधा के हाथों में स्वाद हो ना हो, पर उसके बाबा के हाथों में भरपूर स्वाद था। जिसके बाद राधा के बाबा कुछ दिन उसकी दुकान पर पराठे बनाते हैं। राधा भी उनकी मदद किया करती और धीरे धीरे बाबा फिर से अपना काम छोड़ देते हैं और राधा के हाथों में सारी जिम्मेदारी दे देते हैं। लेकिन अब राधा पूरी मेहनत और लगन से पराठे बनाती है और ग्राहकों को बांधे रखती है। इससे एक लालची आलू पराठे वाली को सबक मिल जाता है और वो सफलता को हासिल भी करती है। लालची जलेबी वाला। कमल की अपनी एक छोटी सी जलेबी की रेहड़ी थी, जिसके कारण उसका घर का खर्चा चल रहा था। कमल की पत्नी आशा भी अपने पति की कमाई के हिसाब से ही घर चलाती थी। ऐसे ही एक शाम कमल अपनी जलेबी की रेहड़ी लेकर घर पहुंचता है और आशा को आवाज लगाकर बोलता है, अरे भाग्यवान कहाँ हो? जल्दी आओ, घुमा घुमा के। आशा रसोई से पानी का ग्लास लिए बाहर आती है और बोलती है, क्या हुआ जी, आते ही शोर मचा देते हो? कहाँ जाऊंगी मैं, घर में ही होंगी ना। अरे अरे भाग्यवान, गुस्सा मत करो, घुमा घुमा के। वो तो तुम मुझे दिखी नहीं, इसलिए बोल दिया घुमा घुमा के। घुमा घुमा के ही तो नहीं बोला जाता आपसे। अब ये लीजिए, पानी पीजिए। और हाँ, आज खाने में कुछ नहीं है, कल की दाल है, उसी में रोटी घुमा घुमा के खा लेना। जलेबी बेचकर भी मेरे घर में इतनी कमाई नहीं है कि रोज एक नई सब्जी खा सके। अरे कहाँ खो गए? घुमा घुमा कर खुद ही तो नहीं घूम गए। अरे नहीं, तुम जाओ, खाना लगाओ। आशा कमल के लिए खाना लगा देती है। अगली सुबह कमल अपनी जलेबी की रेडी लेकर बाजार जा रहा होता है कि तभी रास्ते में उसे एक टैटू वाला दिखता है, जिसके पास एक आदमी और औरत अपने अपने हाथ पर एक दूसरे का नाम लिखवा कर खुश हो रहे थे। ये देखकर कमल बोलता है, आजकल ये नाम लिखवाने का बहुत चलन है, घुमा घुमा के। कमल को इस बात से एक आइडिया आता है और वो बाजार में जाकर चिल्लाते हुए बोलता है, अपने नाम की जलेबी बनवाओ और खाओ घुमा घुमा के। खुद के नाम के साथ प्रेमी का नाम लिखवाओ घुमा घुमा के। कमल की ये बात सुनकर कई लोगों की भीड़ उसकी रेहड़ी पर लग जाती है, जिसके बाद एक आदमी कमल से कहता है, अरे भाई, क्या सच में जलेबी से नाम लिख दोगे क्या? और नहीं तो क्या, घुमा घुमा के ऐसे लिखूंगा नाम कि कर दोगे अपना घर मेरे नाम। अरे भाई, मजाक। बताओ किसका नाम लिखना है घुमा घुमा के? जरा लिख दो, कांता संग सुरेश। अरे वाह, भाभी जी का नाम तो बड़ा ही सुंदर है। भाभी जी नहीं है, वो हमारी पड़ोसन है। इतने समय से भाव नहीं दे रही, क्या पता तुम्हारी नाम वाली जलेबी देखकर शायद भाव दे दे। दैया रे दैया, अभी लिखते हैं घुमा घुमा के। उस दिन कमल के इस अतरंगे अंदाज से जलेबी बेचने के कारण उसके पास बहुत ग्राहक आ जाते हैं और उसकी जलेबी बनाने का सारा सामान आधे दिन में ही खत्म हो जाता है और वो खुशी खुशी घर लौटता है, जहाँ उसको दोपहर में ही घर वापस देखकर आशा बोलती है, क्या हुआ जी, खाने कमाने से मन भर गया क्या, जो इतनी जल्दी रेडी लेकर वापस आ गए? अभी तो ढंग से 100 रुपए की भी जलेबी नहीं बिकी होगी, अब आज क्या खाएंगे?
अरे भाग्यवान, सांस तो ले लो। एक बार मुंह खोलती हो तो बंद होने का नाम ही नहीं लेती घुमा घुमा के। आज मेरी जलेबी बिक गई सारी की सारी। ये देखो पैसे। हाय राम, ये चमत्कार कैसे हुआ? आशा के पूछने पर कमल उसको सब कुछ बताता है, जिस पर आशा उससे बोलती है, अरे वाह मेरे प्यारे बलमा, तुमने तो कमाल ही कर दिया। अपने शब्दों को इतना घुमाते हो। काश ये अपना दिमाग घुमा लेते पहले, तो आज हम ऐसे नहीं जी रहे होते। अच्छा, देर आए दुरुस्त आए। अब लो पैसे, आज पनीर लाओ, हम पनीर खाएंगे घुमा घुमा के। आशा खुशी से कमल से पैसे लेकर पनीर लेने चली जाती है और कुछ देर में पनीर की सब्जी और रोटी बनाकर दोनों मियाँ बीवी मजे से खाना खाकर आराम से सो जाते हैं। अगली सुबह कमल कुछ पैसे से जलेबी बनाने का सामान लाकर उसका सामान तैयार करके फिर बाजार निकल लेता है, जहाँ लोग पहले से ही उसके आने की राह तक रहे थे। उन्हीं लोगों में मौजूद एक औरत बोलती है, अरे भाई साहब, कहाँ रह गए थे आप ही है ना जो नाम वाली जलेबी बेचते हैं? जरा मेरे लिए भी एक बना दीजिए ना। अरे वाह, आज लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। इस बात का फायदा उठाना तो बनता है कमल घुमा घुमा के। अरे बहन जी, आप चिंता मत करो, मैं अभी बना दूंगा आपके कहे नाम की जलेबी। लेकिन देखिए, आज जलेबी के दाम बढ़ गए हैं, क्योंकि नाम वाली जलेबी बनाने में ज्यादा सामान लगता है और समय भी। अरे भैया, ले लेना पैसे जितने चाहो, बस जल्दी बना दो, हमको किसी को देनी है। औरत को एक बार में मानता देखकर कमल खुश हो जाता है और उस दिन रोज के दाम से 2 गुने दाम पर जलेबी बेचता है। लोग ऐसी अनोखी जलेबी पहली बार देखने के कारण उसको पैसे भी दे रहे थे। कमल को अब दिन रात तरक्की ही मिल रही थी। इस काम के कारण कुछ समय में उसका नाम आसपास के गांव में भी बहुत मशहूर हो जाता है और वो रेडी से एक दुकान किराए पर ले लेता है। लेकिन ज्यादा सफलता लालच को जन्म देती है। यही कमल के साथ हुआ। कमल की जलेबी जैसी जलेबी कोई नहीं बना पाता था, इसलिए उसने अब अपनी जलेबी बनाने के सामान में और भी सस्ते दामों और सस्ती क्वालिटी के सामान का इस्तेमाल करने लगा और अपने दाम भी बढ़ा दिए, जिसके कारण कभी कभी उसकी जलेबी ग्राहक के खाने से पहले ही टूट जाती और जो कोई पैक करवा के ले जाता तो उसकी जलेबी घर जाने के पहले ही गिलगिला जाती। ये देखकर कुछ लोग उसकी दुकान पर आकर हंगामा करते हैं। अरे 100 रुपये में एक नाम लिखते हो जलेबी से, और वो जलेबी घर जाने से पहले ऐसी टूटी है कि रूपा का रू टूट के बस पा निकलता है। हाँ, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। लिखा के ले गए थे अंगूरी संग प्रभात और घर पहुंचकर वो गू संग भात रह गया। बताओ तो। हाँ? अरे गर्मी के कारण ऐसा होता है, जलेबी पिघल जाती है। कोई नहीं, मैं दोबारा बना के देता हूँ घुमा घुमा के। कमल दोबारा जलेबी बनाने लगता है तो बार बार उसकी जलेबी कड़ाही में ही टूटने लगती है। ये देखकर सारे ग्राहक वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिनों में कमल का लालच उसकी दुकान के ग्राहक कम कर देता है और इसका फायदा उठाकर उसी के गांव का एक हलवाई नाम वाली जलेबी बेचना शुरू कर देता है। कमल के सारे ग्राहक उसके पास चले जाते हैं। ये सब देखकर कमल को बहुत गुस्सा आता है और वो घर जाकर अपनी पत्नी आशा को सारी बातें बताता है, जिस पर आशा उससे कहती है, और करो लालच, अरे अब भी वक्त है, भगवान का दिया सब है। जिस काम से ये सब मिला है उसके साथ गद्दारी करके सब गवा दोगे, इसीलिए सामान में मिलावट मत करो। तुमको तो आजकल की दुनिया का पता नहीं है, ऐसे कोई भी आगे नहीं बढ़ता। अपने भले का सोच के चलना पड़ता है,
तुम तो रहने ही दो घुमा घुमा के। कमल के दिमाग में आशा की बात घुसती ही नहीं है, इसलिए वो अपना लालच छोड़ने के बजाय अपने प्रतियोगी को खत्म करने की सोचता है, ताकि लोगों के पास विकल्प ही ना बचे और वो उससे जैसी मर्जी जलेबी ले, वो भी महंगे दामों पर। इसके लिए वो रात के समय उस दूसरे हलवाई की दुकान पर आग लगा देता है और चुपचाप अपने घर में आकर सो जाता है। अगली सुबह गांव के थानेदार के साथ वो हलवाई कमल के घर पर आता है और जैसे ही कमल दरवाजा खोलता है तो हलवाई पुलिस वाले से बोलता है, अरे इंस्पेक्टर साहब, यही है, इसी ने लगाई होगी मेरी दुकान में आग। कई दिनों से ये मुझे देखकर जल रहा था। अरे पागल है क्या? तेरी मेरी कोई बराबरी है जो मैं तेरे से जलूंगा? और साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये झूठ बोल रहा है घुमा घुमा के। मैं झूठ नहीं बोल रहा। क्या सबूत है कि ये सब मैंने किया है घुमा घुमा के? कमल के इतना बोलते ही आशा की आवाज सबके कानों में पड़ती है, ये रहा सबूत। आशा के हाथ में एक बुझी हुई मशाल थी, जिसे देखकर कमल के होश उड़ गए। तभी आशा थानेदार के सामने आकर उसको वो मशाल देते हुए बोलती है, साहब, मेरे पति ने ही इनकी दुकान में आग लगाई थी, इसका सबूत है ये बुझी हुई मशाल। और इतना ही नहीं, मेरे पति इस हलवाई से जलते थे, क्योंकि इनकी घटिया सामान की जलेबी को छोड़कर सब इनकी जलेबी लेने में लग गए थे। आशा, ये सब तुम क्या कह रही हो घुमा घुमा के? मैं कुछ घुमा के नहीं, बल्कि सीधी बात बोल रही हूँ। आप मेरे पति हैं, आपको सीधे रास्ते पर लाना मेरी जिम्मेदारी है। मैंने आपको समझाया था कि अपना लालच छोड़ के पहले की तरह काम करो, लेकिन आपने अपने अंदर सुधार लाने की बजाय दूसरे इंसान को बर्बाद करना चाहा। अगर मैं अब भी आपका साथ देती तो आपका ये लालच आपको और भी बड़ा गुनाह करने पर मजबूर कर देता। तुम पागल हो? अब मेरे जेल जाने के बाद कैसे रहोगी अकेली घुमा घुमा के? जो काम आपने गलत किया है वो सही करवाऊंगी मैं। साहब, ले जाइए इनको, जाइए। आशा की गवाही के कारण कमल को किसी दूसरे की दुकान जलाने और नुकसान करने के लिए जुर्माना और जेल होती है। तो वहीं अब आशा अपने पति की दुकान को संभालती है। अच्छे सामान से जलेबी बनाकर वो बेचने लगती है। कुछ समय तो उसके पास लोग नहीं आते, लेकिन उसकी ईमानदारी और मेहनत देखकर लोग उसके पति के किए को भूलकर एक दूसरा मौका उसे दे देते हैं और उसके हाथों की जलेबी लोगों को खूब पसंद आती है। भले ही आशा साधारण जलेबी बनाती हो, लेकिन इससे उसका गुजारा ईमानदारी से हो रहा था।